हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं वैभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जामपुर पर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। गुड आफ्टरनून सभी को। आज जो टॉपिक है वो अलग थोड़ा सा टॉपिक मैं करा रहा हूं, क्योंकि बहुत दिनों से जब लास्ट टाइम से मैं पढ़ा रहा था तो बच्चों ने कई बार डिमांड की थी। वो टॉपिक मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका था, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे लगातार डिमांड कर रहे थे कि सर 16 महाजनपद जो हैं उनको करा दो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर बिहार की दृष्टि से देखते हो तो 16 महाजनपद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं। एक तो इतिहास में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 16 महाजनपदों का जब उदय होगा और उसमें से मगध का उत्कर्ष होगा, तो मगध के उत्कर्ष के साथ भारत का राजनीतिक इतिहास भी प्रारंभ हुआ। और भारत के राजनीतिक इतिहास के प्रारंभ होने के साथ साथ आप देखेंगे कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, जो मगध है वो कहाँ से संबंधित है? बिहार से। तो अब मोस्टली क्या है, क्वेश्चंस मैं देखता हूं तो बिहार के परीक्षाओं में एंशिएंट हिस्ट्री को प्रायोरिटी मिलती है ना। जिस कारण क्या है, आज से जो हम नया टॉपिक अपना शुरू करेंगे वो कौन सा शुरू करेंगे? 16 महाजनपद, ठीक है। इसको मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, 16 महाजनपद। अब बात यहां पर आती है, ये 16 महाजनपद जो है, ठीक है, ये है क्या, इनका उदय कैसे हुआ? ठीक है, सबसे पहली बात क्या आई कि 16 महाजनपद है क्या, इनका उदय कैसे हुआ, ठीक है। और इन 16 में जो एक महाजनपद है वो है मगध, ठीक है। ये मगध का ही उत्कर्ष क्यों हुआ, बाकी महाजनपदों का उत्कर्ष क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो इन सब चीजों पर क्या है, हम लोग आज बात करना शुरू करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग देखें, पहले का इतिहास उठाकर देखो, ठीक है, तो एक चीज आप देखने को मिलेगी। सबसे छोटा क्या होता था पहले? जब जीवन का प्रारंभ हुआ तब मनुष्य क्या था? एक घुमक्कड़ प्राणी था। कृषि का प्रारंभ हुआ, एक साथ रहना शुरू किया। जब एक साथ रहना शुरू किया तो क्या बना? परिवार बना। क्या बना? परिवार बना। अब परिवार जब मिला तो परिवार मिलके क्या हुआ? एक कुल बना, जिसको हम लोग कहते हैं ना कई जगह कुल, खानदान, ठीक है, कुनवा, इस तरीके से कुल मिला। जब बहुत से कुल मिल गए तो उन कुल मिलाकर क्या बन गया? गांव बन गया। क्या बन गया? गांव बन गया या ग्राम बन गया। गांव के मिलने के बाद कई गांव मिलकर क्या बने? वो कहलाए जन कहलाए। कई गांव मिलकर क्या कहलाए? जन कहलाए, या कह सकते हो आप तहसील, जिसको कह सकते हो ब्लॉक कह सकते हो, ठीक है। और कई जन मिलकर क्या कहलाए? जनपद कहलाए। कई जन मिलकर क्या कहलाए? जनपद कहलाए। और ये कई जनपद मिलकर क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे महाजनपद। क्या कहलाएंगे? महाजनपद, ठीक है। और आगे चल के ऐसे ही विकास के क्रम में आप देखोगे कि ये कई महाजनपद क्या कहलाएंगे? राज्य बनाएंगे। कई महाजनपद मिलकर क्या करेंगे? राज्य मिलाएंगे, बनाएंगे। और कई राज्य मिलकर क्या करेंगे? साम्राज्य का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? साम्राज्य का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, इन जनपद या महाजनपदों का उदय धीरे धीरे प्रारंभ हो रहा है भारत के राजनीतिक इतिहास के क्रम में। इसी में आप सबसे बड़ी प्रमुख बात आई कि 16 महाजनपद जो हैं हमारे पता चलते हैं। किस पते? 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब बात आई कि ये जो 16 महाजनपदों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, ठीक है, ये कहाँ से मिलती है? बात आई कि ये जो 16 महाजनपद हैं, ठीक है, इनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो देखना, जानकारी प्राप्त होने में दो चीजें हैं, ठीक है, दो प्रमुख सूत्र हैं। एक तो बौद्ध धर्म ग्रंथ है, ठीक है। क्या है? बौद्ध ग्रंथ जो है, बौद्ध ग्रंथ में क्या है, इन 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध ग्रंथ की अगर हम लोग बात करें तो उसमें अंगुत्तर निकाय कौन सा है? पहला है अंगुत्तर निकाय, और दूसरा जो यहां पर जनपद है वो कौन सा है? वो है महावस्त। कौन सा है? महावस्त। तो बौद्ध धर्म ग्रंथ की अगर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में 16 महाजनपदों का हमें वर्णन मिलता है, तो कौन सा है? एक पहला अंगुत्तर निकाय है, दूसरा कौन सा है? महावस्तु है। दूसरा जैन ग्रंथ की बात करते हैं कि कौन से जैन धर्म ग्रंथ में जो है, ठीक है, जैन ग्रंथ की अगर हम लोग बात करें तो किस जैन ग्रंथ में, ठीक है, किस जैन ग्रंथ में, ठीक है, कहा गया 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगर जैन ग्रंथ की बात करोगे तो कौन सा है? भगवती सूत्र। कौन सा है? भगवती सूत्र, ठीक है। भगवती सूत्र जो धर्म ग्रंथ है
इसमें क्या किया गया है, इसमें जो है हमें किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। 16 महाजनपदों की जो है जानकारी कहां से प्राप्त होती है, बौद्ध और जैन ग्रंथों से। ठीक है, तीसरा बात आती है कि कौन कौन से धर्म ग्रंथ थे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कौन कौन से धर्म ग्रंथ थे, उनको थोड़ा ग्रंथ तो हम लोग जान गए, अब देखेंगे कि 16 महाजनपद थे कौन कौन से। ठीक है, कौन कौन से 16 महाजनपद हैं। अब इन 16 महाजनपदों को अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लो। ठीक है, सबसे पहला था काशी, काशी। ठीक है, काशी। दूसरा था कौशल, कौशल। ठीक है, तीसरे की हम लोग बात करेंगे तो कौन था, अंग, अंग। मैं ऐसे लिखता चला जा रहा हूं, मगध, कौन सा है, मगध है। ठीक है, वज्जी है, वज्जी था। ठीक है, मल्ल, कौन सा है, मल्ल की बात करते हैं। ठीक है, मल्ल के बाद है चेदी, कौन सा है, चेदी है। चेद के बाद हो गए वत्स, वत्स। ठीक है, वत्स के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो कौन सा था, पांचाल, पांचाल। ठीक है, इसके बाद पांचाल के बाद हम लोग देखेंगे मत्स्य है, मत्स्य था। ठीक है, सूरसेन था, सूरसेन था। ठीक है, सूरसेन के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो अस्मक है, अस्मक है। ठीक है, अस्मक के अलावा अवंती, गांधार, कंबोज, अवंती। ठीक है, गांधार, गांधार, कंबोज। ठीक है, कौन सा है, अवंती, गांधार, कंबोज। ठीक है, और अगला लास्ट कौन सा है, वो है कुरु, कौन सा है, कुरु है। तो 16 महाजनपद जो है ये हमारे हैं। अब इन 16 महाजनपदों की अगर हम बात करें तो इन 16 में, ठीक है, केवल एक महाजनपद दक्षिण भारत में था। एक महाजनपद क्या है, दक्षिण भारत में था। एक महाजनपद क्या है, दक्षिण भारत में है, और वो कौन सा है उसको भी जान लेते हैं। एक महाजनपद दक्षिण भारत में था, दक्षिण भारत में था। ठीक है, और वो कौन सा है, वो है अस्मक। ठीक है, वो कौन सा आपका हो जाएगा, अस्मक। अस्मक एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था, गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। कहां स्थित है, गोदावरी नदी के तट पर था। और अस्मक कहां था, आंध्र प्रदेश। कहां था, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो बात क्या आई कि 16 महाजनपदों की अगर हम लोग बात करते हैं तो 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद है जो अस्मक है, वो कहां स्थित है, वो स्थित है आंध्र प्रदेश में, गोदावरी नदी के तट पर। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। इसकी राजधानी थी पोहन या पाटिल। दूसरा, ये जितने भी 16 महाजनपद हैं इसमें से 14 महाजनपद ऐसे थे जिनमें राजतंत्र था। ठीक है, मतलब क्या है कि जो मुखिया होता था वो कौन होता था, राजा होता था। 16 महाजनपदों की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, 16 महाजनपदों में अगर हम लोग बात करेंगे तो आप देखोगे 14 महाजनपद ऐसे हैं। ठीक है, 14 महाजनपद ऐसे हैं, 14 महाजनपद ऐसे हैं जिनमें क्या है, राजतंत्र है। क्या है, राजतंत्र है। दूसरा पूछा जाता है कि दो ऐसे थे, ठीक है, जिसमें गणतंत्र था। दो महाजनपद ऐसे थे, ठीक है, जिनपे क्या था, गणतंत्र था। दो महाजनपद ऐसे हैं जिनमें क्या है, गणतंत्र है, गणतंत्र है। ठीक है, वो कौन सा है, अगर बात करोगे तो दो है। ठीक है, एक तो मल्ल है और दूसरा बज्जी है। एक क्या है, मल्ल है, और दूसरा कौन सा था, बज्जी था। ठीक है, कौन सा था, बज्जी था। इन दोनों, ठीक है, महाजनपदों में क्या है, आपको गणतंत्र देखने को मिलेगा। बाकी 14 में क्या है, राजतंत्र है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब यहां पर बेटा बात आती है कि मगध का ही उत्कर्ष क्यों हुआ। ठीक है, अब हम बात करेंगे मगध की, कि मगध जो महाजनपद है उसका ही उत्कर्ष क्यों हुआ और बाकी जितने भी महाजनपद हैं उनका उत्कर्ष क्यों नहीं हुआ। ठीक है, अगर हम लोग इसको बात करें तो देखोगे कि जो पश्चिमी बिहार का क्षेत्र है, ठीक है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये लगभग उस समय एक था। और यहां पे हुआ क्या कि लोहे का व्यापक प्रयोग हो रहा था। लोहे की प्रचुरता ने क्या किया कि मगध को शक्तिशाली बनाया। अब जहां पे ऑब्वियस सी बात है, लोहा ज्यादा होगा वहां पर क्या होगा,
वहां पर जो है अस्त्र शस्त्र जो है वो सर्वाधिक मात्रा में मिलेंगे और बहुत अच्छे लेवल के होंगे। ठीक है, जिस कारण क्या हुआ कि वहां की जो भूमि भी थी उसने भी क्या किया, मगध को आर्थिक रूप से, ठीक है, या फिर कहा जाए लोहे की खोज के साथ साथ एक बहुत बड़ी क्रांति देखने को मिली और जिसमें मगध क्या था, सबसे ज्यादा सफल हुआ। ठीक है, क्या हुआ, और यहीं पर लोहे का व्यापक प्रयोग सिर्फ अगर देखोगे अस्त्र बनाने शस्त्र बनाने में ही नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, जो कृषि यंत्र थे, लोहे के कृषि यंत्र, हल बनाना, ये सब चीजें। अब जब हल लोहे का होगा, मजबूत होगा, पहले लकड़ी का होता था, टूट जाता था, हल किसी भी पता चला भूमि जो है टाइट हुई तो टूट गया। लेकिन लोहे का प्रयोग जब बेटा शुरू हुआ, तब क्या हुआ, लोहे के प्रयोग के साथ आप देखोगे कि कृषि क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ी क्रांति आई और अधिकतर वहां पर कर व्यवस्था कृषि से ही है, भूमि कर है। तो क्या होगा कि मगध जो था आर्थिक रूप से भी, ठीक है, उत्कर्ष की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब मगध का उत्कर्ष आर्थिक परिवर्तन होने के कारण तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ क्या हुआ कि लोहे के जो हथियारों से जो क्षत्रिय वर्ग था, ठीक है, जो शासक वर्ग था, उसकी शक्ति में भी क्या हुई, बहुत अपार वृद्धि हुई। अब जब पैसा बढ़ता है, ठीक है, सभी चीजें बढ़ती हैं, तो लोगों का मन क्या है, लगातार बढ़ते जाते हैं। और इसी मन बढ़ने के चक्कर में क्या हुआ कि मगध ने अपना राज्य विस्तार शुरू किया। मगध का राज्य विस्तार करने का कारण क्या है, अगर आप देखोगे कि ठीक है, 4 शक्तिशाली महाजनपदों की बात की गई थी। मगध का अगर विस्तार छोड़ दो तो कौशल, वत्स, अवंती, और एक चीज और थी, राज्य विस्तार 2 ही तरीके से हो सकता था। 2 तरीके कौन कौन से हैं, या तो वैवाहिक संबंध स्थापित कर लो या फिर युद्ध कर लो। तो मगध के द्वारा क्या हुआ कि परिवर्ती उत्तरी भारत में, ठीक है, सबसे शक्तिशाली और समृद्ध महाजनपद कौन है, वो है मगध है। इसकी जो राजधानी है, इसकी अगर हम लोग राजधानी की बात करें तो 2 राजधानी है, ठीक है, 2 राजधानी इसकी रही हैं और दोनों राजधानियों की खास बात देख लो। एक तो लोहे के व्यापक प्रयोग ने क्या किया, मगध को सशक्त बनाया। दूसरा, इनकी जो 2 राजधानी है, एक है राजगृह, ठीक है, एज राजगिरी है, ठीक है, जिसको राजगृह कहा गया, और दूसरी की अगर हम लोग बात करें वो कौन सी थी, पाटलिपुत्र थी। दूसरी कौन सी है, पाटलिपुत्र है। अब अगर इन दोनों की हम लोग बात कर लें तो एक राजगृह की अगर हम लोग बात करें, राजगिर की बात करें, तो चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। क्या है, जो चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और पाटलिपुत्र जो बाद में राजधानी बनी, ये क्या था, ये चारों तरफ से क्या है, नदियों से घिरा है। तो मतलब क्या है कि मगध पर आक्रमण करना भी इतना आसान नहीं था। देखो कभी कभी होता क्या है, आप देखोगे कि कई देश, जैसे भारत की बात कर लो, भारत को प्राकृतिक सुरक्षा बहुत मिली है, ठीक है, और प्राकृतिक सुरक्षा की अगर आप लोग बात करोगे तो देखोगे कि भारत में जो प्राकृतिक सुरक्षा भारत को दी गई है वो कैसे मिली है, 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है, और एक तरफ क्या है, हिमालय खुद है। इसी प्रकार से क्या है, राजगृह को क्या किया गया है, यहां पर आप देखोगे कि पहाड़ियों से घिरा है, और पाटलिपुत्र क्या है, जो बाद में राजधानी बनेगी, क्या है, नदियों से घिरा है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता था कि मगध के, ठीक है, उत्कर्ष में जो सबसे बड़ा हाथ था वो इसकी भौगोलिक स्थिति का था, और दूसरा क्या है, यहां पर लोहे के व्यापक प्रयोग का था। ठीक है, तो इतनी चीजें यहां पर समझ गए होंगे कि मगध का ही उत्कर्ष क्यों हुआ। अब जानते हैं जो मगध के प्रमुख वंश हैं, ठीक है, मगध साम्राज्य के प्रमुख वंशों को जानेंगे कि सबसे पहला राजवंश कौन सा था, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, और ये राजवंश किस लिए मतलब प्रसिद्ध है इतिहास में। ठीक है, तो अगर मगध की हम लोग बात करें तो मगध में जो सबसे पहला राजवंश आएगा, ठीक है, कौन सा आएगा, जो सबसे पहला राजवंश आएगा वो आएगा हर्यक वंश। कौन सा आएगा, हर्यक वंश या हर्यक डायनेस्टी जिसको कहा गया है। ठीक है, हर्यक वंश। हर्यक वंश को इतिहास में पितृहंता वंश भी कहा गया है। क्या कहा गया है, पितृहंता वंश कहा गया है। पितृहंता वंश कहने का जो कारण है वो सिंपल सा है कि इस शासक के, इस वंश का जो प्रत्येक शासक है वो अपने पिता की हत्या करके क्या है, शासन सत्ता में आएगा। क्या होगा, अपने पिता की हत्या करके शासन सत्ता में आएगा। जिस कारण क्या कहा गया कि मगध को क्या कहा गया है, या सॉरी हर्यक वंश को क्या कहा गया है, पितृहंता वंश कहा गया है। इसका जो संस्थापक है
ठीक है। हेरैक वंश का जो संस्थापक था वो था बिंबिसार, ठीक है। कौन था? बिंबिसार। संस्थापक कौन है? बिंबिसार। देखो महाजनपदों के उदय के साथ साथ भारतीय इतिहास में जो राजा रानी की कहानी है वो यहीं से शुरू हुई। राजनीतिक इतिहास की अगर भारत की बात की जाए तो यहीं से महाजनपदों से ही क्या है, भारत के राजा रानी की कहानी यहाँ पर शुरू होगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं हेरैक वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? बिंबिसार। बिंबिसार के द्वारा क्या किया गया, ठीक है, हेरैक वंश की स्थापना की गई। मतलब इस वंश का सबसे पहला शासक है, ठीक है, वो क्या कहला जाएगा? वो कहलाएगा आपका बिंबिसार प्रथम शासक है और संस्थापक भी है। अब बिंबिसार की अगर हम लोग बात करें, बिंबिसार का जो कार्यकाल है वो है लगभग 544, ठीक है। अगर हम लोग बात करें बिंबिसार की तो बिंबिसार का जो शासन सत्ता है वो है 544 से लेके 492 बीसी तक। कब है? 492 बीसी तक, ठीक है। अब देखना बिंबिसार के शासनकाल में क्या क्या घटनाक्रम हो रहा है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार को मगध साम्राज्य का सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा गया है। वास्तविक संस्थापक कहने का कारण क्या है कि इसके शासनकाल में धीरे धीरे, ठीक है, जो मगध है वो अपने उत्कर्ष की ओर बढ़ेगा, ठीक है। आप देखोगे कि बिंबिसार का जो जैन ग्रंथ में नाम है, ठीक है, जो जैन ग्रंथ हैं, जैन धर्म ग्रंथ हैं, ठीक है, उनमें बिंबिसार का जो नाम दिया गया है वो क्या किया गया है? वो दिया गया है श्रोणिक। क्या कहा गया है? श्रोणिक कहा गया है, श्रोणिक कहा गया है। दूसरा अगर आप देखोगे कि जो मत्स्य पुराण है, ठीक है, मत्स्य पुराण जो है हम लोगों के जो 18 पुराण है हिंदू धर्म में, मत्स्य पुराण की अगर हम लोग बात करें तो मत्स्य पुराण में इसका नाम क्या रखा गया है? क्षेत्रेजस किया गया है। क्या किया गया है? क्षेत्रेजस कहा गया है। दो इसके नाम है, ठीक है, जिसमें जैन ग्रंथ में क्या कहा गया है? श्रोणिक कहा गया है। और दूसरा आप देखोगे मत्स्य पुराण में इसको क्या कहा गया है? वो कहा गया है क्षेत्रेजस। होगा क्या कि बिंबिसार ने क्या किया कि वैवाहिक संबंधों से, ठीक है, वैवाहिक संबंधों से इसने क्या किया? अपने क्षेत्र विस्तार प्रारंभ किया। क्योंकि दो ही तरीके हैं, या तो आप क्षेत्र विस्तार करने के, या तो आप वैवाहिक संबंध स्थापित कर लो, ठीक है, या फिर युद्ध कर लो। अब वैवाहिक संबंध में देखो इसने कहां से, ठीक है, वैवाहिक संबंध अपने स्थापित करेगा। सबसे पहला अगर यहां पर बात करोगे तो विवाह की अगर लोग बात आएगी, ठीक है, विवाह की बात आएगी तो यहां पर देखना कौशल राज की जो पुत्री थी, ठीक है, या प्रसेनजित की बहन, कौशल जो था महाजनपद, ठीक है, उसमें कौशल राजा की जो पुत्री है और प्रसेनजित की बहन महाकौशला से विवाह किया। क्या किया? सबसे पहले महाकौशला से विवाह किया, महाकौशला से विवाह किया, ठीक है, महाकौशला से विवाह किया। और महाकौशला कौन है? प्रसेनजित की बहन है, ठीक है, और कौशल राज की क्या है? राजकुमारी है, ठीक है, कौशल राज की राजकुमारी है। दूसरा अगर यहां पर आप बात करोगे वैवाहिक नीति में आओगे, ठीक है, दूसरी सबसे प्रमुख बात आई कि लिच्छवी की राजकुमारी चेलना, ठीक है, लिच्छवी की राजकुमारी चेलना। चेलना कहाँ की है? लिच्छवी की है। लिच्छवी जो राजकुमारी हैं, ठीक है, चेलना से विवाह किया। और ये वो महाजनपद हैं, ठीक है, जो मगध के अलावा शक्तिशाली थे। और चेलना से ही जो उत्पन्न पुत्र है वो कौन होगा? अजातशत्रु होगा। कौन होगा? अजातशत्रु होगा, ठीक है, अजातशत्रु होगा। तो चेलना से विवाह किया। दूसरा आप देखोगे पंजाब के जो भद्र कुल की राजकुमारी थी, ठीक है, क्षेमा से विवाह किया। क्या किया? पंजाब की जो भद्र कुल की राजकुमारी है, ठीक है, भद्र कुल की राजकुमारी जो थी, ठीक है, वो कौन है? क्षेमा, उनसे विवाह किया। भद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। इन तीन विवाहों से तो, ठीक है, इसने क्या किए? 3 महाजनपद अपने में मिला लिए, ठीक है, वैवाहिक संबंध स्थापित करके। दूसरा यहां पर बात आती, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके द्वारा किस राज्य को विजित करके मिलाया गया था। तो आप देखोगे इसने क्या किया, जो अंग था, ठीक है, कौन सा था? अंग को विजित करके मिलाया था। किसको मिलाया है? ठीक है, अंग को विजित करके मगध में मिला लिया। अंग को विजित कर, अंग को विजित कर मगध में मिलाया। क्या किया? अंग को विजित कर मगध में मिला लिया, ठीक है। अब धीरे धीरे आपकी चीजें समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से मगध का जो विस्तार है वो क्या है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है
और कारण क्या था। अब बात आई कि जो बिंबसार था, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बिंबसार की बात करें तो बिंबसार का जो राजवैद्य है, ठीक है, बिंबसार का जो राजवैद्य है वो कौन है, वो है जीवक। कौन है, जीवक है, ठीक है, कौन है, जीवक है। अब थोड़ा सा देखना, बिंबसार का राजवैद्य कौन है, जीवक है। बिंबसार ने क्या किया, ठीक है, जो एक नरेश है चंड प्रद्योत, ठीक है, लिच्छवी जो नरेश है वो है चंड प्रद्योत, चंड प्रद्योत, चंड प्रद्योत को, ठीक है, उस समय हुआ था पांडुरोग, चंड प्रद्योत को क्या हुआ, पांडुरोग। अब इन्होंने क्या किया कि पांडुरोग हुआ जिसको कहा जाता है पीलिया, ठीक है, जो अपने यहाँ जॉइंडिस कहते हैं ना, पीलिया हो गया था। अब ये सही नहीं हो रहे थे। अब बिंबसार ने क्या किया, जीवक को चंड प्रद्योत के लिए इलाज के लिए भेजा था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवक किसका राजवैद्य था। दूसरा ये भी पूछा गया है कि बिंबसार ने, ठीक है, क्या कहा है कि बिंबसार ने किसके इलाज के लिए, ठीक है, जीवक को भेजा था, तो किसको भेजा था, चंड प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार लगातार पूछा गया है। इसके बाद आप देखोगे कि बिंबसार की जो हत्या है, ठीक है, बिंबसार की हत्या जो थी वो कर दी गई अजातशत्रु के द्वारा। किसके द्वारा कर दी गई, अजातशत्रु के द्वारा। और अजातशत्रु के द्वारा जब इसकी हत्या कर दी जाएगी तो अगला शासन सत्ता में कौन आ जाएगा, अजातशत्रु भी आएगा। कौन आएगा, अजातशत्रु ही आएगा, ठीक है। और इसने अपने पिता की हत्या की। इस कारण क्या है, इस पूरे महाजनपद को क्या कहा जाता, इस पूरा जो वंश है इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया है पितृहंता वंश, ठीक है। क्या कहा गया है, पितृहंता वंश कहा गया है, ठीक है। अब यहां पर और इसके अलावा हम लोग चीजें देखें, ठीक है। इसके बाद अजातशत्रु जब शासन सत्ता में आएगा, ठीक है, देखते हैं कि अजातशत्रु जब आएगा तो अजातशत्रु के शासन काल में क्या क्या कार्य होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अजातशत्रु की, अजातशत्रु की, ठीक है। आप देखोगे कि अजातशत्रु, ठीक है, किसकी बात करते हैं, अजातशत्रु। इसका जो शासन काल है वो है 492 से 460 बीसी, 492 से 460 बीसी। अजातशत्रु का जो उपनाम है, अजातशत्रु का जो उपनाम है वो क्या था, वो था बेटा कुणिक, ठीक है। क्या था, कुणिक था। और अपने पिता की हत्या करके क्या है, ये शासन सत्ता में आएगा। इसने सबसे पहले क्या किया कि जो अजातशत्रु का विवाह हुआ था, ठीक है, विवाह जो हुआ था वो हुआ प्रसेनजित की पुत्री से। किससे हुआ, प्रसेनजित की पुत्री से। और प्रसेनजित इसका कौन है, मामा, ठीक है। प्रसेनजित की पुत्री, ठीक है, जो है वो क्या है, कौन है, वाजिरा। प्रसेनजित की पुत्री वाजिरा से इसका क्या होगा, विवाह होगा। प्रसेनजित की पुत्री वाजिरा से इसने क्या किया, विवाह किया। दूसरा आप देखोगे काशी एवं वज्र को विजित किया। दूसरा सबसे प्रमुख बात क्या है, इसने क्या किया, काशी की अगर हम लोग बात करें, और दूसरा वज्र की बात करें, किसकी बात करें, वज्र की बात करें, तो इन दोनों को विजित करने का काम किसके द्वारा किया गया, वो किया गया है अजातशत्रु के द्वारा। क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार लगातार रिपीट किया गया है कि काशी और वज्र को किसके द्वारा विजित किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया, अजातशत्रु। तीसरा सबसे प्रमुख चीज, इसके शासनकाल में आप देखोगे, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ 483 ईसा पूर्व। कब हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीत की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो किसके शासनकाल में होगा, अजातशत्रु के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध संगीत का जो आयोजन हुआ है, ठीक है, वो कब हुआ है, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ, आयोजन 483 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। कब हुआ है, पूर्व हुआ, ठीक है, इसी के शासनकाल में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन जो है किसके शासनकाल में हुआ है, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ है। अजातशत्रु की जो हत्या है वो कर दी गई इसी के पुत्र उदयन के द्वारा। किसके द्वारा कर दी गई, उदयन के द्वारा। और अगला शासक कौन बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका उदयन, ठीक है। तो अब हम लोग कल जानेंगे उदयन के बारे में कि उदयन कैसे शासक बना, आगे उसके द्वारा क्या किया गया, और हेरक वंश के बाद अगला वंश कौन आया, ठीक है। इन सब चीजों को हम लोग कब जानेंगे, अब जानेंगे कल। तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार थोड़ा सा कमेंट करके बता देना, ठीक है।
और चीज़ें जो कुछ पूछनी हो ऑफलाइन एक बार कमेंट कर देना, मैं उसके सबके रिप्लाई दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, गुड बाय।